नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्त, व्हाट इज पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति क्या है, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, और उसके बाद दोस्त हमने लास्ट वीडियोस में देखा व्हाट इज लिबरलिज्म यानी कि दोस्त लिबरलिज्म क्या है, उदारवाद क्या है। दोस्त थर्ड चैप्टर का था हमारा। दोस्त आज पढ़ने वाले हैं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर चैप्टर नंबर 4 हमारा। अगर हम चैप्टर वाइज पे देखें, वैसे दोस्त मार्क्सिज्म यानी कि मार्क्सवाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बीए के लिए भी, जो प्रोग्राम में स्टूडेंट्स हैं या ऑनर्स में स्टूडेंट हैं, या आपका दोस्तों जितने भी अप्रोचेस वगैरह हो गए उसके अंदर भी टॉपिक कवर होता है। बाकी अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो आगे, उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बने रहिए मनीष वर्मा के साथ। और दोस्त आज की इस वीडियो हम समझेंगे पूरा शुरुआत से लेके अंत तक है। दोस्त क्या था ये मार्क्सिज्म, ये मार्क्सवाद होता क्या? दोस्त पहले बताना चाहता हूँ, जो बुक का कीड़ा है वो बुक पे ही रहे, लेकिन यहाँ पे आज हम समझेंगे टोटल प्रैक्टिकली, ताकि बंदे के पूरे भेजे में आ जाए, बंदा जब तक याद रखे अपने बच्चों तक को समझाए। यहां पे बताना चाहता हूं कि पहले मार्क्सिज्म या किसी भी टॉपिक को समझने से पहले, या दोस्त अगर आप एग्जाम्स में भी आंसर लिख रहे हो, जो मैंने आपने बताया था कि हाउ टू राइट आंसर्स, किसी भी एग्जाम में आंसर कैसे लिखते हैं दोस्त, उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, उस टॉपिक का परिचय लिखा जाता है। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखा तो जाके देख लो, फटाफट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, चलिए मार्क्सवाद होता क्या है और इसका पूरा कंसेप्ट और एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है। पूरे पहले हम चैप्टर समझेंगे, लास्ट में आपको मैं क्वेश्चन बता दूंगा। तो जो सबसे पहले बताना चाहता हूँ, ये मार्क्सवाद जो विचारधारा है, एक दोस्तों बंदा था, कौन? कार्ल मार्क्स। कौन बंदा दोस्त? कार्ल मार्क्स ने ये थ्योरी दी थी जिसको हम मार्क्सवादी कहते हैं, यानी कि कार्ल मार्क्स के नाम पर ही मार्क्सवाद इसका नाम पड़ा है। कार्ल मार्क्स एक बंदा था जो कि जर्मनी का रहने वाला था। कहाँ का? जर्मनी का रहने वाला था। और ये जर्मनी के अंदर रहते हुए, इसका ऐसे दोस्तों जन्म तो 1818 में हुआ था। मैं बेसिकली पॉइंट बता रहा हूँ ऐसे कि कार्ल मार्क्स एक ऐसा नागरिक जर्मनी का जिसका जन्म 1818 में हुआ, जिसने उस समय के तत्कालीन आर्थिक व्यवस्थाओं का स्टडी किया, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को समझा और ये बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से एक वर्ग बहुत ज्यादा गरीब है और एक वर्ग बहुत रिच, यानी कि रिच वर्ग, जो रिच क्लासेस है वो पुअर क्लासेस की मार रखी है, ऐसे की तैसे कर रखा है, फुल एक्सप्लोटेशन कर रखा है। लेकिन दोस्त इससे पहले जो हमने वीडियोस में देखा था लिबरलिज्म, क्या देखा था उसके अंदर दोस्तों? लिबरलिज्म का मतलब क्या था? उदारवाद था, जो प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करता है। किसको? प्राइवेट सेक्टर को। यानी ये कहता है कि उदारवाद क्या कहता है? जहां पे गवर्नमेंट सेक्टर मिनिमम काम करे, मैक्सिमम जो वर्क होगा वो प्राइवेट सेक्टर करेगी। लेकिन इसी के अपोजिट मार्क्सवाद आया, इसने क्या कहा कि मैक्सिमम जो काम होगा वो गवर्नमेंट सेक्टर करेगी, है ना दोस्त। मिनिमम सेक्टर यानी कि प्राइवेट सेक्टर तो ना के बराबर है इसके अकॉर्डिंग से। और दोस्तों इस तरीके से ये कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है ये पनपती गई। ये तो दोस्त बहुत बेसिक पॉइंट इस टॉपिक से हटकर इसके बारे में था। अब दोस्त मैं अगर सिंपल इसका इंट्रोडक्शन समझाऊं तो मार्क्सवादी एक ऐसी विचारधारा है जो कार्ल मार्क्स के विचारों के आधार पर विकसित हुई। कार्ल मार्क्स के विचारों के बेस पे इसका डेवलप हुआ और इसी के बाद इसने उदारवाद की आलोचना करी और एक नया विचार दिया जिसको हम मार्क्सवादी कहते हैं। जो समाजवादी वर्ड है, पहली बार कार्ल मार्क्स ने इसको वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। किसका? साइंटिफिक सोशलिज्म। इसने साइंटिफिक इसलिए कहा क्योंकि जो समाज में जो दिख रहा है, जो वास्तविक बातें, जो रियलिटी है, इसने उसका पूरा एनालाइज किया और हम सबको बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से पूरा हिस्ट्री के अंदर से पूरा पार्ट उठाया और आज मॉडर्न जमाने में किस तरीके से आज एक्सप्लोटेशन हो रहा है। दोस्त बहुत डीपली समझाया है पूरे बीए के दौरान। दोस्त जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, पूरे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में पूरा जितना भी सिलेबस है, मेरा सबसे जो फेवरेट है ना दोस्त वो कार्ल मार्क्स है। इसके बातें बहुत मस्त है, एक एक नंबर की बात कही। हाँ ये बात जरूरी है दोस्त, लास्ट में इसने जो बातें बताई वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, लेकिन बात एक नंबर थी। मैं बताऊंगा आपको, बस अच्छे समझते जाना। तो दोस्त कार्ल मार्क्स की विचारधारा मार्क्सवाद, जो कि उदारवाद का विरोध करती है, अपोज करती है, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट नहीं करती, और ये क्या करती है दोस्त? ये कहती है कि समाज में समानता स्थापित होनी चाहिए। मार्क्सवादी एक ऐसी विचारधारा है जो समाज में समानता स्थापित करने की बात करती है, ठीक है। और ये सारी बात किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने कहा है। दोस्त कार्ल मार्क्स का एक दोस्त था जिसका नाम था फ्रेडरिक एंगल्स। क्या नाम था? फ्रेडरिक एंगल्स, ये इसका दोस्त था। तो कार्ल मार्क्स हो गया, फ्रेडरिक एंगल्स हो गया, क्या नाम था इसका? फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है। अब
दोस्तों इन दोनों के अलावा जैसे कि और मैं बताऊं आपको तो स्टोलिन हो गया, लेनिन हो गया, माओ से तुंग हो गया, इन सब का आपने नाम सुना होगा। ये सोशलिस्ट विचारधारा से काफी ज्यादा इफेक्टेड थे। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो जवाहरलाल नेहरू हो गए। दोस्त ये ऐसे कुछ लोग थे जो समाजवादी विचारधारा को बहुत मानते थे, मतलब राम मनोहर लोहिया हो गए, ये सारे बहुत मतलब कि कहते हैं ना कि ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे समाजवादी विचारधारा से। लेकिन समाजवादी, साम्यवादी, कुछ मार्क्सवादी, कुछ मन में बहुत घूमता रहता है ये कि कंसेप्ट क्लियर कैसे करें हम। लेकिन दोस्त आज के इस वीडियो के बाद पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। तो दोस्त ये तरीका है मार्क्सवाद, जो मेन इसके बंदे हैं उनका नाम जरूर याद रखना आपको। कार्ल मार्क्स हो गया, फ्रेडरिक एंगल्स हो गया, लेनिन हो गया, स्टोलिन हो गया, माओ से तुंग हो गया, दोस्तों कोल कटास्की हो गया। एंड दोस्तों आपका ये सारे जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ, बस इतना नाम जरूर याद रखना, क्योंकि हमेशा जब पहले आप इंट्रोडक्शन लिख दोगे कि ये है कार्ल मार्क्स, कार्ल 1818 जन्म हुआ, फिर आप सिंपल एक इंट्रोडक्शन लिखोगे कि मार्क्सिज्म जो आइडियोलॉजी है, मार्क्सिज्म जो विचारधारा है, ये उदारवाद का विरोध करके कब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये पनपा। कब दोस्त क्या हुआ था कि 18वीं सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी, कब 19th सेंचुरी, 18 और 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत तेजी से हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ दोस्त तो सारे सामान क्या हुआ, अब मेरे दोस्तों मशीनों का इन्वेंशन हो गया। और मशीनों को इन्वेंशन के द्वारा अब जो काम पहले हाथों से हुआ करता था वो मशीनें से होता है। दोस्तों ये सब मैंने आपको समझाया अपने किसमें, उदारवाद वाले वीडियोस के अंदर। तो अब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो दोस्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में वो वर्ग तो जीत गया जिसके पास पैसा था, यानी दोस्तों उसने मशीन पे पैसा लगा दिया। अब वो बन गया क्या, कैपिटलिस्ट बन गया। यही तो हुआ था। जो दोस्त पैसा नहीं लगा पाया बेचारा वो मजदूर रह गया, वो लेबर वर्ग रह गया। और लेबर की फुल एक्सप्लॉयटेशन किया किसने, इन लोगों ने, कैपिटलिस्ट लोगों ने। और दोस्त इस तरीके से जब ये वर्ग बहुत ज्यादा शोषण करने लग गया तो जाके कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये शोषण बढ़ता जा रहा है। और इस तरीके से इन शोषण को देखते हुए कार्ल मार्क्स ने जो विचारधाराएं दी कि समाज के अंदर समाजवादी विचारधारा आनी चाहिए, इन पूंजीपतियों की पूंजी को छीन के गरीबों में बांटो, सभी समाज के अंदर समानता होना चाहिए, मजदूर लेबर की सरकार होनी चाहिए। आए तो सुन में, इसी को कार्ल मार्क्स की मार्क्सिज्म या मार्क्सवादी विचारधारा कहा जाता है, जो कि उदारवाद का अपोज करता है, क्योंकि उदारवाद के अंदर एक क्लास जो है वो एक क्लास का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। तो दोस्त ये सिंपल आप इसमें ये बताओगे। इसके बाद कार्ल मार्क्स ने किस चीज में बता रहा है दोस्त, इसके बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कार्ल मार्क्स की 2 बुक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे बुक तो काफी सारी होती है, बट जो काफी इंपॉर्टेंट बुक है, चलिए मैं आपको पहले उसके बारे में बता देता हूँ कि 2 बुक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड इसको हिंदी में कहते हैं साम्यवादी घोषणा पत्र। क्या कहते हैं, साम्यवादी घोषणा पत्र। मार्क्सवाद कह लो, समाजवाद कह लो या साम्यवादी कह लो, सब एक ही है, सब सेम है। अब इसमें डिफरेंट थोड़ा डिफरेंट है। मैं आपको दोस्तों जैसी वीडियो आप देखते जाओगे अंत तक सब कुछ आपका क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दूसरा है दोस्तों दास कैपिटल। दास मतलब क्या होता है दोस्तों, स्लेव्स बोलते हैं इसको, दास को इंग्लिश में, है ना। तो दास कैपिटल इसकी सेकंड बुक का नाम है। इसी 2 बुक के अंदर इसने अपनी पूरी की पूरी आइडियोलॉजी भर डाली, पूरा अपना विचारधारा दे दिया। तो इस तरीके से दोस्त हम समझ सकते हैं, पहले हमने डेफिनेशन देखा, उसके बाद हमने दोस्तों थिंकर्स, कार्ल कटोस्की हो गया, फ्रेडरिक एंगल्स हो गया, इन सब ने इसको समाजवाद को, मार्क्सवाद को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। जैसे कि जब कार्ल मार्क्स मर गया दोस्तों 1890 में, तो उसके बाद दोस्तों जितने भी आगे जब आए लोग, फ्रेडरिक एंगल्स वगैरह, जितने भी थिंकर्स हुए समाजवाद को फॉलो करने वाले, उन्होंने इसको प्रमोट किया। तो 1917 में दोस्त जाकर पूरे दुनिया में सबसे पहले समाजवादी विचारधारा सोवियत संघ के अंदर इंप्लीमेंट कर दी गई। आया समझ में, वहां पे लागू भी कर दिया गया। और इस तरीके से हम पहले डेफिनेशन बताएंगे, फिर थिंकर्स के नाम बताएंगे, है ना, और बुक्स के नाम वगैरह बता के आप, कार्ल मार्क्स की ये 2 बुक है, इसने इस बुक के अंदर अपनी पूरी विचारधारा बताई है। दोस्तों इतना आप इंट्रोडक्शन में बताओ जो अब तक मैंने बताया है, ठीक है दोस्त। अब हम बात करते हैं कि कार्ल मार्क्स का ये जो थ्योरी है मार्क्सवाद, इसका उदय कैसे हुआ, यानी कि दोस्त राइज ऑफ मार्क्सिज्म। मेरे दोस्त यहाँ पे एक बात आपको पहले बताना चाहता हूं मैं कि इसका उदय जो हुआ है दोस्त वो 19वीं शताब्दी में हुआ है। कब, 19th सेंचुरी में हुआ है दोस्तों। जैसे जैसे बता रहा हूँ समझते जाना। 19वीं शताब्दी में हुआ क्या दोस्त, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण समाज के अंदर 2 वर्ग बट गया था, एक रिच क्लासेस और एक पुअर क्लासेस। रिच क्लास के दोस्तों हम कैपिटलिस्ट कहते थे, क्या कहते थे, पूंजीपति वर्ग कहते थे। और दोस्तों इसी पूंजीपति वर्ग ने क्या किया था दोस्तों, इन पुअर क्लासेस जिसमें हम
किनको काउंट करते हैं दोस्तों? मजदूर वर्ग को कहते हैं। और इन मजदूर वर्ग का क्या करता था दोस्तों? ये पूंजीपति लोग इन मजदूर वर्ग का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, बहुत तेजी से हो रहा था ये। और ये इतना ज्यादा बढ़ता गया कि अब जाकर जितने भी प्रोडक्शन के रिसोर्सेस हैं, यानी कि दोस्तों जो भी उत्पादन के साधन है, क्या है? उत्पादन के साधन। इन उत्पादन के साधनों पर किसका दोस्त? इन अमीर लोगों का अधिकार हो गया, इन पूंजीपतियों का अधिकार हो गया। और उत्पादन का साधन क्या होता है दोस्तों? मशीन होता है ना, टूल्स होते हैं, जितने भी गैजेट्स होते हैं, जितने भी, ये सारे वही तो है दोस्तों। रॉ मटेरियल्स होता है, कच्चा माल होता है, ये सारे प्रोडक्शन के वो है, क्या है दोस्त? रिसोर्सेस हैं। और इन सब के ऊपर किसका है? लैंड हो गया, भूमि होगी, मशीन हो गए, टूल्स हो गए, गैजेट्स हो गए, इन सब के ऊपर पूंजीपति वर्ग कहते हैं, क्योंकि पैसे वाले हैं। अब इन्होंने क्या किया दोस्त? अपने इन संसाधनों से इनका एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट किया। अब कार्ल मार्क्स ने जब क्या स्टडी किया, फुल डीपली स्टडी किया, तो उसने ये देखा कि समाज के अंदर मनुष्य की जो समस्या है, जो दोस्तों ह्यूमन बींग्स की जो प्रॉब्लम है, उसको इसने इतिहास से, मनुष्य जब जन्म ही हुआ था, जब धरती पे आया ही था, उस समय से उठाकर स्टार्टिंग में लाने की कोशिश करी। इसी को दोस्तों इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या कहते हैं, इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या कहते हैं। किसको शुरुआत से लेके अंत तक। जो दोस्त पता है मार्क्स जो कार्ल मार्क्स है दोस्तों, कार्ल मार्क्स एक क्रांतिकारी था और एक फिलोसफर मतलब एक दार्शनिक भी था, जो इस पूरे समाज में चेंजेस लाना चाहता था, पूरे समाज, पूरे वर्ल्ड को बदलना चाहता था। किसके आधार पे? समाजवादी के आधार पे। वो चाहता था कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद, ये जो दो क्लास जो निकल रहे हैं दोस्त, यही ये मेन जड़ जो आगे जाके बढ़ता जा रहा है और समाज में शोषण बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण से दोस्त एक क्लास बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है और एक क्लास मजे कर रहा है, फुल एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, अपने घर में मजा है। और दोस्तों इस तरीके से ये सारा सीन बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास इकोनॉमिक पावर है। और दोस्तों जिसके पास आर्थिक शक्ति है ना, वो दुनिया का बाप है, ध्यान रखना है। अमेरिका क्यों कहते हैं अमेरिका को पावरफुल कंट्री? क्यों कहते हैं? पैसा है उसके पास, है इसलिए तो कहते हैं भाई, जिसके पास पैसा है, जो कहते हैं जिसके पास जनता है, दुनिया उसकी सुनता है। और यही है दोस्तों, जिसके पास पैसा है उसकी वैल्यू है। और दोस्त इकोनॉमिक पावर इसलिए इसके पास है क्योंकि इसके पास प्रोडक्शन का रिसोर्सेस है, सारे रिसोर्सेस इसी के पास है असल में। तो इस तरीके से ये है मेन कारण कार्ल मार्क्स के या मार्क्सवाद के उदय का कारण। क्या कारण है? सबसे मेन कारण क्या है? 19वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्रांति का प्रकोप बढ़ता गया, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण समाज में शोषण बढ़ता गया। इसी कारण से कार्ल मार्क्स ने अपनी विचारधाराएं दी, क्या कि इन सभी पूंजीपतियों के अपोज में, विरुद्ध में, दुनिया के सभी जो मजदूर हैं दोस्तों, जो लेबर हैं, वो सब एक साथ खड़े हो जाए और सब मिलकर इन पूंजीपतियों को खत्म करें और स्टेट पे लेबर और फार्मर्स का जो है ना प्रभुत्व, पावर एस्टेब्लिशमेंट हो जाए, उनकी शक्ति स्थापित हो जाए और पूरे समाज में इक्वलिटी आ जाए। और दोस्तों इसी को समाजवाद और साम्यवाद कहा जाता है। कैसा लगा आपको कमेंट में बताना दोस्तों। इतने आसानी से समझ गए हो आप, आई होप कि। और दोस्त ये तो बहुत हमने बेसिक समझा है भी कि किस तरीके से मार्क्सवाद का उदय हुआ। तो दोस्तों हम कह सकते हैं उदारवाद की विचारधारा के कारण, पूंजीपतियों की जो गलत नीतियां हैं, शोषणकारी जो नीतियां हैं, उसके कारण, पूंजीपतियों का दोस्त समाज में बढ़ता प्रभुत्व, और किस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण जो समाज में दो वर्ग बना, इन सभी कारणों के कारण समाजवाद या कार्ल मार्क्स या मार्क्सवाद। दोस्तों सारे वर्ड एक साथ कहता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि सबके सब सेम है। ठीक है दोस्त, इनमें अंतर क्या है ये आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा है। तो दोस्त इस तरीके से किसका, मार्क्सिज्म का राइज हुआ या उसका उदय हुआ। तो उदारवाद वाले वीडियोस के अंदर देखा था हमने कि उदारवाद के सेंट्रल आइडियाज क्या क्या थे, केंद्रीय विचार। उसी तरीके से दोस्त अब हम बात करने वाले मार्क्सिज्म के केंद्रीय विचार क्या है। केंद्रीय विचार का मतलब स्पेशल होता है कि अब मार्क्सिज्म किन बातों को मानता है, मार्क्सिज्म का जो बेस है, आधार जो है वो क्या क्या है। दोस्तों पॉइंट में बताता हूं मैं हमेशा और डायग्राम के साथ बताता हूं हमेशा, ताकि लिखना कम पड़े, टॉपिक अच्छे समझ में आए। और दोस्तों इसको समझ डाला
तो लाइट झिंगा लाला। तो समझते देखो, सबसे पहले डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, जिसका मतलब होता है दंडात्मक भौतिकवाद। इसका मतलब क्या होता है? वार्तालाप, बातचीत, और बातचीत के बाद जो भी आउटकम निकल के आता है वो निष्कर्ष होता है हमारा। और ये जब तक बातचीत चलते रहेगी, जब तक कोई अच्छा सा सोल्यूशन निकल कर ना आ जाए। और दोस्त ये बात कौन कहता है? हेगेल्स कहता है। इसी को दोस्तों डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म या दंडात्मक भौतिकवाद कहा जाता है। मैं थोड़ा आपको किससे डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले कोई भी बातचीत होती है, क्या होता है? कन्वर्सेशन होता है। और उसके बाद क्या होता है दोस्त? कोई विचार निकल कर आती है, कोई नया विचार निकल कर, ध्यान रखना, कोई न्यू विचार निकल कर आती है। जब कोई विचार निकल कर आ जाता है, हम फिर से उस पर डिबेट करते हैं, फिर से उसके ऊपर बातचीत करते हैं, रिकन्वर्सेशन करते हैं। अब जब ठीक हो गया, सोल्यूशन निकल कर आया, क्या निकल कर नहीं आया, फिर से हम कोई ना कोई बातचीत स्टार्ट करते हैं, फिर से वही मामला, फिर से डिबेट, फिर से रीडिबेट, फिर बातचीत, फिर से डिबेट, फिर से रीडिबेट। यानी दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, जो हेगेल्स कहना चाह रहा है कि इंसान अपने जन्म से, शुरुआत से ही लेकर जब धरती पर आया था, उस समय से लेकर अब तक अपने विचारों से घिरा हुआ है। हम पहले कोई बात करते हैं, फिर कोई बात निकल कर आती है, जब वो सोल्यूशन नहीं निकल पाता फिर हम बातचीत स्टार्ट करते हैं, फिर कोई बातचीत निकल कर आती है, फिर सोल्यूशन नहीं निकला तो फिर हम बातचीत स्टार्ट करते हैं, फिर कोई बात निकल कर आती है, फिर कोई सोल्यूशन नहीं निकला। तो दोस्त ये प्रोसेस जो लास्ट में दोस्त जब एग्जाम में आप जब ये फॉर्मेट बताओ, फर्स्ट पॉइंट के अंदर ये लिखकर देन इसके बारे में, इस पॉइंट के बारे में बताना, इस पॉइंट के बारे में ये बताना दोस्त कि इसमें हेगेल्स ये कहना चाहता है कि समाज के अंदर जो समस्या है वो शुरुआत से ही दोस्तों वार्तालाप, बातचीत पे आधारित है। और इसने जड़ तत्व को माना है। किसको माना है? जड़ तत्व को बढ़ावा दिया। जड़ तत्व का मतलब होता है कि बुद्धि के अंदर जो जड़ है ना, ये बुद्धि, यही है मेन कारण। इंसान की सोच, बातचीत, वार्तालाप न मिलने के कारण ही संघर्ष है। और दोस्त ये बातचीत जब तक चलती रहेगी, जब तक कोई परमानेंट सोल्यूशन ना मिल जाए, ये हेगेल्स कह रहा है इस वाले पॉइंट में। अब दोस्त इसी पॉइंट के बाद दोस्त ध्यान रखना, हम सेंट्रल आइडियाज पढ़ रहे हैं मार्क्सिज्म का, 100% क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, ये वाला पॉइंट हो गया। अब इसके बाद क्या होगा दोस्त कि जब ये सारी बातें कह दी, किसने? हेगेल्स ने कह दिया, तो कार्ल मार्क्स आया। कार्ल मार्क्स क्या कह रहा है अब कि नहीं, ये सब बात तो ठीक है, अपनी जगह है। कार्ल मार्क्स ने भाई, मैंने कहा मैं बातचीत नहीं मानता भाई, मैं तो रियलिटीज को देखता हूँ। अब जो कार्ल मार्क्स ने कहा भाई सच में खोपड़ा हिला देगा आपका, बड़ा मस्त बात कहा। इसने क्या कहा? कार्ल मार्क्स ने दंडात्मक के साथ, देखो ये भौतिकवाद जो वर्ड जुड़ा हुआ है, ये दोस्तों ये भौतिकवाद वर्ड कार्ल मार्क्स ने जोड़ा है, पहले नहीं था। ये दंडात्मक पद्धति कहा जाता था इसको, जब हेगेल्स ने ये सारी बातें कही। लेकिन जब इन बातों में दंडात्मक की जो भी फॉर्मेट बताया हेगेल्स ने, इन सभी बातों में कार्ल मार्क्स ने अपनी बातों को जोड़कर इसको दंडात्मक को भौतिकवाद का नाम दे दिया, मटेरियलिज्म का नाम दे दिया। अब ये इसका मतलब क्या होता है? सेकंड पॉइंट की ध्यान रखना, ये सेंट्रल आइडियाज, केंद्रीय विचार का सेकंड पॉइंट है। पहले पॉइंट में क्या देखा हमने? दंडात्मक भौतिकवाद, जिसमें हेगेल्स ने ये कहा कि दुनिया में जो भी हो रहा है ना वो जड़ बुद्धि है। बुद्धि के आधार पर ही, चेतन के आधार पर, बातचीत के बेस पे सारी समस्याओं का समाधान अब तक किया जा रहा है। पहले बात हो रहा है, फिर वाद विवाद हो रहा है, फिर डिबेट हो रहा है, फिर ही डिबेट हो रहा है, चलता जा रहा है मामला। और ये जब तक चलता जाएगा तब तक कोई सोल्यूशन ना आ जाए। कार्ल मार्क्स ने कहा कि बातचीत में क्या रखा है, क्यों इसके अंदर एक और वर्ड जोड़ दिया, क्यों? कार्ल मार्क्स और हेगेल्स दोनों दोस्त थे, है ना। कार्ल मार्क्स ने दंडात्मक भौतिकवाद की जगह पर ऐतिहासिक भौतिकवाद दे दिया। दंडात्मक मतलब वाद विवाद, यही तो होता है, बातचीत, ये बताया था आपको, याद है। अब दोस्त इसने दंडात्मक को हटा दिया और उसने कहा सुन भाई हेगेल्स, दंडात्मक को हटा और ऐतिहासिक जोड़ दे, और यहां पे जुड़ गया अब ऐतिहासिक भौतिकवाद। और इसका मतलब होता है समाज की जो भी समस्या है, उस जो प्रॉब्लम है, उसको इतिहास के, हिस्ट्री के आधार पर देखना, जो समस्या चल रही है। हेगेल्स क्या कहता है? पहले डिबेट करो, फिर रीडिबेट करो, डिबेट करो, फिर रीडिबेट करो, यानी कॉन्वर्सेशन की बात करता है वो। लेकिन हेगेल्स जितने भी प्रॉब्लम है उनको इतिहास के बेस पे समझाने की कोशिश करता है, ताकि समाज में चेंजेस आ सके। चलिए दोस्त, ये जो फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूँ, ये सेकंड पॉइंट है। मेरी दोस्तों आदत है, मैं टॉपिक को ना बड़ा क्लियरिटी के साथ समझाता हूँ और डायग्राम के साथ समझाता हूँ। एग्जाम में सोचते रहते हैं बच्चे कैसे लिखे, यार भाई डायग्राम बनाऊंगा, टीचर पागल हो जाएगा, बच्चा कहाँ से पढ़कर आया, बड़ा मजा आया। और दोस्त आपको डायग्राम में समझना है, आया तो समझ में। सबसे पहले जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐतिहासिक भौतिकवाद। क्या? ऐतिहासिक भौतिकवाद। दोस्त इसको आपको समझना है। सबसे पहले जो सोसाइटी है, जो समाज है, इसको दो भाग में बांट दिया।
दोस्त ये जो सारी बात बता रहा है ये कार्ल मार्क्स कह रहा है, ध्यान रखना। फर्स्ट पॉइंट दंडात्मक भौतिकवाद हेगल्स ने कहा, सेकंड पॉइंट ऐतिहासिक भौतिकवाद किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने दिया। अब ये दोस्तों सारे हम सेंट्रल आइडियाज पढ़ रहे हैं, केंद्रीय विचार क्या क्या इसके मेन फीचर्स हैं, ये सारी इसकी बात चल रही है, ठीक है। समाज दो भाग में बांट दिया इसने। दोस्त जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं मैं उनको थोड़ा बोलूंगा कि बोर्ड पे थोड़ा स्पेस कम है, तो ये आप चार्ट देख सकते हो, मैंने यहाँ पे चार्ट में पूरा इंग्लिश में भी लिख दिया है, ठीक है। जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ उसको मैं इंग्लिश में बोलूंगा ताकि इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट है वो ना छूटे। मैं प्यार तो सबसे करता हूँ, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले हो, है ना। दोस्त सोसाइटी समाज इसको दो बेस में बांट दिया, दो अलग अलग पार्ट में बांट दिया। एक है आधार, आधार मतलब बेस, क्या होता है आधार मतलब आपका होता है बेस, और एक है आपका अधिरचना। अधिरचना मतलब क्या होता है सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर। यानी कि सोसाइटी को दो भाग में बांट दिया, आधार बेस और अधिरचना सुपर स्ट्रक्चर। क्लियर है दोस्त, इस टॉपिक को थोड़ा डीपली समझना। सोसाइटी दो भाग में बट गई है। अब आधार जो है ना, इसके अंदर उत्पादन की प्रणाली आती है। क्या आता है दोस्तों, सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का सिस्टम आता है। और जो अधिरचना है, जो भी यानी कि इकोनॉमिक चीज को छोड़कर, इकोनॉमिकल जो भी रिसोर्सेस है, आर्थिक चीजों में जो भी चीज आती है उन सबको छोड़ दो, बाकी जो बच गया क्या बचेगा, कानून बचेगा, नियम बचेगा, संविधान बचेगा। समाज में जो भी आपका हो रहा हो क्या हो रहा हो भाई, समाज में जो कानून हो, नियम हो, प्रशासन हो, पुलिस हो, राजनीति हो, दोस्तों ये सब इसमें आता है अधिरचना में। लेकिन जो मेन है ना दोस्त, वो है आपका आधार के अंदर उत्पादन की प्रणाली। तो दोस्त इसके अंदर बेसिकली आपका सिर्फ यही पॉइंट आता है। आगे तो समझे लॉ मेकिंग प्रोसेस हो गए, ये सारे इसमें आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम आधार की। आधार के अंदर आता है उत्पादन की प्रणाली की बात आती है, यानी कि प्रोडक्शन का सिस्टम क्या है। और प्रोडक्शन के सिस्टम को भी दो पार्ट्स में बांटा जाता है। पहले समाज, इसको दो पार्ट्स में बांटा गया, आधार और अधिरचना। अधिरचना मतलब समझ आ गया, इकोनॉमिक को छोड़कर जो भी चीज बच गया, आर्थिक चीज को छोड़कर, पैसे, इकोनॉमिक, उत्पादन के साधन, प्रोडक्शन, रिसोर्सेस, इन सबको छोड़ दो, जो भी बच गया, कानून बच गया, प्रशासन बच गया, दोस्तों नियम बच गए, संविधान बच गया, ये सब तो बच गया। तो ये सब इसमें आ गया। दोस्तों बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे समझ में आएगा आपको। अब आधार में जब हम नीचे आते हैं, उत्पादन प्रणाली, क्या सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, इसको भी दो भाग में बांट दिया गया। उत्पादन की शक्तियां, यानी कि दोस्तों पावर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की शक्तियां, और उत्पादन संबंध, यानी दोस्तों प्रोडक्शन का जो रिलेशन है वो, ठीक है। पहले उत्पादन की प्रणाली में हम पहले जो बात करेंगे उत्पादन की शक्तियों की बात करेंगे। यानी कि उत्पादन की शक्तियों का मतलब होता है कि उत्पादन का मेन पावर क्या है, मेन पावर, मेन कौन सा मेन पावर क्या है, यानी दोस्तों मुख्य शक्तियां क्या है। और इसका मतलब होता है कि उत्पादन जो हम करेंगे, उत्पादन करने का तरीका क्या है, किससे उत्पादन होता है। तो दोस्तों इसको भी दो भाग में बांट दिया गया। दो चीज चाहिए, क्या क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन दोस्तों मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, इक्विपमेंट चाहिए हमें, टूल्स चाहिए ना दोस्तों, इक्विपमेंट चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मशीनें चाहिए, पुर्जे चाहिए, दोस्तों मालगाड़ी चाहिए, कच्चा माल चाहिए, ये सब के सब इसके अंदर आ जाता है। आगे सुनिए, ये सारे होते हैं उत्पादन के साधन। क्या, यंत्र और उपकरण, इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट्स, ये चाहिए हमें सबसे पहले। एक और चीज चाहिए, मशीन का जुगाड़ हो गया, अब मशीन चलाने वाला भी तो चाहिए। तो मशीन चलाने वाले क्या कहेंगे, लेबर, यानी कि श्रम साधन। और यहाँ पे दोस्तों आपको मनुष्य को काउंट किया जाता है। तो फिर से एक बार रिकाउंट करवाऊंगा आपको फटाफट में। समाज, आधार, अधिरचना, आधार के अंदर उत्पादन की प्रणाली, उत्पादन प्रणाली के अंदर फिर से दो चीज आता है, उत्पादन की शक्तियां और उत्पादन संबंध। उत्पादन शक्तियों को फिर से दो पार्ट में बांटा गया। उत्पादन करने की शक्तियां क्या क्या है, उत्पादन के साधन जिसमें मशीन चाहिए, मशीन को चलाने वाला लेबर, मनुष्य, यानी कि दोस्त उत्पादन की शक्तियों को दो भाग में बांट दिया गया, उत्पादन के साधन और श्रम साधन। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, इसी वाली नेक्स्ट, उत्पादन शक्ति देख लिया हमने। अब आता है उत्पादन के संबंध, जो प्रोडक्शन का जो रिलेशन है वो कैसा, किससे होता है। तो दोस्त उत्पादन का जो रिलेशन है उसको भी दो पार्ट्स में बांट दिया गया। दोस्त मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से समझे, डीपली देखो, समझ में तो आ जाएगा, है ना, बट आपके माइंड में बैठना भी चाहिए। वो चीज़ों को मैं रटवाता नहीं हूँ, मैं आपको चीज़ को समझा देता हूँ कि ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे हो रहा है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है भाई, कितना लिखोगे बंदा पागल हो जाएगा लिखते लिखते। तो डायग्राम के साथ समझो, एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दोस्त उत्पादन का संबंध आ गया। यहाँ पे भी हमने फिर से दो पार्ट्स में बांट दिया, और वो दो पार्ट्स कौन कौन से देखते हैं। सबसे पहला है सामाजिक विन्यास, मतलब होता है सोशल स्ट्रक्चर। सामाजिक विन्यास, समाज में बंटवारा है तो समझ में। परस्पर विरोधी वर्ग, यानी कॉन्ट्राडिक्टरी
क्लासेस। यहाँ पे आपको ये बताना है कि उत्पादन का जो संबंध है वो इतिहास में, दोस्तों यही ये मेन चीज है जो कार्ल मार्क्स बताना चाह रहे हैं कि पूरे इतिहास में ये समाज का बंटवारा इन 3 वर्गों में होता रहा है, इन 3 एरा में 3 अलग अलग कालों में होता रहा है। सबसे पहले दास प्रथा। दास प्रथा मतलब क्या होता है? जहाँ पे स्लेव्स होते हैं और एक मालिक होता है, जहाँ पे एक गुलाम होता है एक मालिक होता है, जहाँ पे मेरे दोस्तों एक मालिक होता है एक गुलाम होता है। दास मतलब गुलाम होता है ना। उसके बाद जब दास प्रथा जब खत्म होता है तो नेक्स्ट एरा आ जाता है, नेक्स्ट युग आता है, नेक्स्ट काल आता है। उस काल में क्या होता है, अब जो स्वामी था वो भूमि का मालिक बन जाता है। भूमि का जो मालिक होता है उसको जमींदार कहते हैं। क्या कहते हैं? जमींदार, यानी कि लैंडलॉर्ड। और दोस्त इसी को हम सामंतवादी भी कहते हैं, सामंती व्यवस्था भी कहते हैं। और जमींदार किसका शोषण करता है? किसानों का शोषण करता है ना। तो दोस्त यहाँ पे देखो, जो भी काल कोई सा भी हो, वर्ग 2 होंगे, एक मालिक होगा एक उसका शोषण कर रहा होगा। बस नाम चेंजेस होते जाएंगे, लेकिन दोस्त हर काल के अंदर 2 बंदे यानी कि 2 क्लासेस तो होंगे ही। सबसे पहले स्वामी दास के ले रहा था, जमींदार किसान की मार रहा था, और दूसरा पूंजीपति क्या कर रहे हैं? मजदूरी कहते ऐसे करते रहते हैं, फुल एक्सप्लोटेशन करते रहते हैं, ऐसे करने में लगे भाई सारे के सारे। एंड दोस्त पूंजीवाद समाज, इसमें पूंजीपति कैपिटलिस्ट अंबानी जैसे लोग क्या करते हैं? मजदूरी का खून चूसते हैं, फुल दबा के तेरी जैसे देश जाए बाढ़ में, शोषण करते हैं ना भाई। और इस तरीके से आपको 3 वर्ग में बैठ गया। फिर से बताने की कोशिश करूंगा। आधार, उत्पादन की प्रणाली, उत्पादन की शक्तियां, उत्पादन संबंध। उत्पादन संबंध को भी 2 भाग में बांटा गया, उत्पादन शक्ति को 2 भाग में बांटा गया। उत्पादन शक्ति का मतलब होता है उत्पादन करने का तरीका, क्या क्या चाहिए उत्पादन करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले उत्पादन करने के लिए यंत्र और इक्विपमेंट चाहिए, जिसको उत्पादन के साधन कहते हैं। दूसरा है क्या चाहिए दोस्तों? लेबर चाहिए, जिसको श्रम साधन कहते हैं। उत्पादन के संबंध कैसा है दोस्तों? उत्पादन के संबंध 3 चीज है। दास प्रथा युग के अंदर स्वामी और दास का संबंध कैसा रहता है ना। स्वामी दास से खेती करवाता है, उनको अपना गुलाम बना के रखता है। एंड दोस्तों सामंतवादी समाज के अंदर जमींदार और किसान 2 वर्ग में बटा होता है। एंड दोस्तों पूंजीवादी समाज यानी कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर क्या होता है? कैपिटलिस्ट होते हैं और एक लेबर होता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये समझाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे ऐतिहासिक बौद्धिकवाद, इसको कहा जाता है, जो कि कार्ल मार्क्स ने कहा है। और दोस्त इसी के बेस पर पूरा समाज बटा रहता है। दोस्त ये चीज अब आपको नेक्स्ट पॉइंट में अच्छे से समझ में आने वाली है। अब आते हैं अपने हम थर्ड पॉइंट पे। याद रहे जो सेकंड पॉइंट हमने सुना पूरा भयंकर डायग्राम, वो थोड़ा और आपका क्लियर हो जाएगा इस थर्ड पॉइंट में। इस कार्ल मार्क्स, ये मार्क्सिज्म जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसका सबसे मेन जो पोर्शन है दोस्त वो यही है जो अब हम देखने वाले हैं। तो बड़ा मजा आएगा इसको समझने में। करते हैं स्टार्ट थर्ड पॉइंट की। अपने सेंट्रल आइडियाज पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम केंद्रीय विचार पढ़ रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? इतिहास की आर्थिक व्यवस्था। अब दोस्त हम जो पूरा इकोनॉमिक जो सिस्टम है ना, हम पूरे इतिहास की व्याख्या करने वाले इकोनॉमिक सिस्टम के साथ, यानी कि मैं दोस्तों पीरियड या दोस्तों क्या डिवीजन ऑफ हिस्ट्री किसके बेस पे? इकोनॉमिक सिस्टम के बेस पे, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे जो बात कह रहा है कार्ल मार्क्स, बिल्कुल तगड़ी बात है भाई। अब ये कहना ये चाह रहा है कि किस तरीके से आज जो इंसान है, आज दोस्तों हम जो सोसाइटी देख रहे हैं, एक अमीर क्लासेस किस तरह गरीब जो क्लासेस हो किस तरह से एक्सपेक्टेशन करता है, होता है ना ऐसा। तो ये कैसे हुआ, आज ये कैसे देखने को मिल रहा है हमें दोस्त? इसको समझने के लिए हमें फिर से वापिस डोरेमोन के टाइम मशीन में बैठकर पीछे जाना पड़ेगा ताकि अच्छे से समझ में आए। चलिए दोस्तों फटाफट टाइम मशीन में बैठे और चलते हैं पीछे। हम टाइम मशीन में बैठ के आ तो गए यहाँ पे, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? कार्ल मार्क्स यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि जो सबसे पहला जो युग था ना, उसको आदिम युग कहा जाता है। आदिम का मतलब होता है दोस्तों प्रिमिटिव एजेस। प्रिमिटिव मतलब होता है सब कुछ इक्वल, ऑल आर इक्वल। कैसे समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। कार्ल मार्क्स कहता है यहाँ पे कि सबके सब इक्वल है इस वाले युग के अंदर दोस्त। इस वाले युग के अंदर सब बराबर है, ना दोस्त कोई रिच है ना कोई पुअर है। यहाँ पे ना स्टेट है, ना किसी की शादी होती है, ना बच्चा होता है। तो जनसंख्या बहुत कम है। क्या हुआ दोस्तों? जनसंख्या बहुत कम है, और इस जनसंख्या कम होने के कारण सब बराबर है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन दोस्त इसी को हम आदिम युग कहा जाता है। सोच के देखो यार, बिल्कुल ही सब ठीक है, लेकिन भाई कितना भी कुछ करो शादी तो होती नहीं है, तो बंदे कहाँ से रुकेंगे भाई? कुछ होकर आगे वाले आने वाले समय में तो हुआ ये कि जनसंख्या बढ़ती गई। तो जब शादी यहाँ पे हो नहीं रही तो जनसंख्या कहाँ से बढ़ रही है? कोई सिस्टम निकाला होगा भाई, बट ऐसा मत लिखा जैसा मैं बता रहा हूँ आपको। मेरा समझाने का तरीका है भाई। आगे आने वाले समय में क्या हुआ, पहले तो सब इक्वल थे, सब बराबर थे, समाज सोसाइटी में सब इक्वल थे, जनसंख्या लिमिटेड थी, शादी परिवार नाम का कोई चीज़ नहीं था, स्टेट भी नहीं था। आने वाले आगे जैसे समय बीतता गया, क्या हुआ दोस्त? जनसंख्या बढ़ गई।
जनसंख्या बढ़ गई। और में नहीं आया मेरे को यार, शादी तो हुई नहीं थी लोगों की, जनसंख्या कैसे बढ़ गई। खैर दोस्त बात की बात है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ दोस्त, इसके बाद आदिम युग के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो बुद्धि के थोड़े तेज हुए और उन्होंने एक एग्जाम्पल दूं, तो मान लो खाना खाना है, बुद्धि तो था ही नहीं, आदिम युग के भाई प्रिमिटिव एजेस है, सब में बराबर है, हम में बुद्धि है, हमको पता ही नहीं इसको युग कैसे करना है। और दोस्त मान लो मुझे खाना खाना है, अब खाना खाने के लिए मेरे को आम खाना है ना, और मैंगोस के लिए मैं कहाँ जाऊंगा, पेड़ ढूंढूंगा, मेरे को पेड़ भी मिल गया, मैंने 2 आम तोड़े और खा लिया, चल भाई ठीक है कोई बात नहीं, मेरा पेट भर गया। जैसे समय बीतता गया मैं ये सोचने लग गया, अरे समाज में जनसंख्या बढ़ गई है, मैं 2 की जगह 4 आम तोड़ लेता हूँ, 2 आम अभी खा लूंगा, 2 आम कल खा लूंगा, कहीं सारे आम खत्म ना हो जाए, समाज के भूखे लोग ना खा जाए। अब क्या हुआ दोस्त, जिसने ऐसा सोच लिया उसने अब आम को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। अब दोस्त कहीं ना कहीं उसके पास थोड़ा ज्यादा रिसोर्सेस हो गया, देखो सोच के देखो, अब उसके पास जैसे रिसोर्सेस हुआ अब वो क्या बन गया, वो बन गया मालिक। और जिसके पास रिसोर्सेस नहीं था अब वो बेचारा गुलाम रह गया। इसलिए अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, दासता का युग, इसको बोलते हैं दोस्त क्या, एज ऑफ टेनेसिटी। इसमें क्या होता है दोस्त, इस युग के अंदर एक होता है स्वामी और एक होता है क्या, दास। दास मतलब होता है गुलाम, यानी दोस्तों जिसने इस जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ना आपको, आम जिसने स्टोर करके रख लिया वो तो बन गया मालिक, और जो बेचारा तेज नहीं निकला वो बन गया दास। अब दोस्त पूरा इतिहास का जो काल है वो यहीं तक पूरा नाचेगा। आया तो समझ में। अब हम इस युग से इस युग में आ गए। यहाँ पे क्या हो रहा है, दास युग के अंदर स्वामी दास है ना, एक अमीर और एक गरीब बन गए, प्लस राज्य का उदय हो गया। अब परिवार बनने स्टार्ट हो गए, परिवार बनने स्टार्ट हो गए दोस्तों, शादी विवाह स्टार्ट हो चुका है अब, ठीक है। और यहाँ पे सोसाइटी अब बढ़ते जा रही है। अब जैसे सब कुछ बढ़ते जा रहा है, अब लोगों को लगा, और कुछ लोग तेज निकले। अब तक लोगों ने दोस्तों रिसोर्सेस पे कब्जा करना स्टार्ट किया था, अब भूमि पे, अब जहां पे उनको जमीन खाली दिख रही है सब पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। अब जो तेज निकला जिसने जमीनी पे कब्जा करना स्टार्ट किया, जिसको तो बहुत सारा जमीन का मालिक बन गया। अब जो जमीन का मालिक होता है ना भाई, उसको लैंडलॉर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जमींदार कहा जाता है। और जो जमींदार बन गया, अब वो अपनी जमीन क्या करेगा, है जमीन में अंडे देगा भाई, उन जमीन पे खेती करवाएगा। फिर से एक नया एरा आ गया। अब वो नया एरा कौन सा था, सामंती युग। कौन सा, नेक्स्ट एरा। इसमें क्या होता है भाई, इसके अंदर फिर से समाज 2 वर्ग में बट गया। एक तरफ जमींदार जो जमीनों, बड़े बड़े जमीनों का मालिक है, और एक तरफ बेचारे किसान जो तेज नहीं निकले। और ये जमींदार, ये लैंडलॉर्ड सब फार्मर से एग्रीकल्चर है, यानी उसको खेती करवाते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ पे क्लियर है पॉइंट। अब ये खेती करवाना तो स्टार्ट कर दिया, खेती करवाएंगे, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जो फसल आएगा, जो क्रॉप्स आएगा दोस्त वो खा जाएंगे समाज में, सब जगह अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन प्रोडक्शन दोस्तों इतना बहुत ज्यादा हुआ, जमींदारों को लगा क्यों ना अब ये प्रोडक्शन हम बेचना स्टार्ट कर दें। अब बेचेंगे और जगह बेच डालेंगे तो उनसे पैसा मिल जाएगा दोस्तों। पैसा आएगा, पैसा को क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं, मतलब पूंजी कहते हैं, पूंजी। अब दोस्तों पूंजी आने के बाद यही जमींदार अब क्या बन गए दोस्त, पूंजीपति बन गए दोस्तों। यानी कि सामंतवाद के बाद एक और नया युग आ गया, अब व्यापार स्टार्ट हो गया है। मैंने कहा ना आपको कि प्रोडक्शन तेजी से बहुत ज्यादा हो रहा था, अब वो और जगह बेचना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, एक जगह से दूसरी जगह भेजना स्टार्ट कर दिया। व्यापार बढ़ गया, प्रचार बढ़ गया, व्यवहार बढ़ गया, पैसा आ गया दोस्तों। पैसा आ गया तो कैपिटलिज्म आ गया, और इसको कहते हैं पूंजीवादी युग। और दोस्त इसके अंदर समाज फिर से 2 वर्ग में बट गया। कौन कौन सा वर्ग बताओ दोस्त, एक तरफ पूंजीपति और एक तरफ आपका बेचारे हो गए कौन, मजदूर। और दोस्त इस तरीके से कैपिटलिज्म के अंदर पूंजीपति मजदूरों की एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से यहां तक तो हम पहुंच गए। कैसे आदमी युग में सब बराबर थे, शादी विवाह नहीं होती थी यार, पहले फिर भी जनसंख्या बढ़ गई थी। दासता युग में आ गए, जो तेज निकले उन्हें रिसोर्सेज पे इम्पसाइज कर लिया दोस्तों, क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और दोस्त वही आगे चल के जमीनों के मालिक बन गए, सामंतीवादी जमींदारी व्यवस्था आ गई। बेचारे अब वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसानों का शोषण कर रहे हैं। जमींदारी दोस्तों अब कैपिटलिज्म में चेंजेस हो गए, यानी कि दोस्त अब वो पैसे वाले लोग बन गए, पूंजीपति बन गए। दोस्त यहाँ तक तो 3 जो पढ़ा हमने, पहले वाले सब बराबर थे। 3 में दोस्तों देख रहे हैं हम कि जो भी मैंने आपको समझाया अभी लास्ट में है सामाजिक विन्यास वाले पॉइंट में, कि किस तरीके से दासता युग, स्वामी और दास, सामंती युग, जमींदार और किसान, पूंजीवादी युग या पूंजीपति युग। इसमें क्या होता है, पूंजीपति और मजदूर। दोस्तों ये 3 पॉइंट समझ में आ गया अब, जो मैंने पहले समझाया था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब ये 2 पॉइंट बच गए हमारे। ये जो 2 पॉइंट है ना भाई, ये 2 देखो, अब तक ये तो हुआ है, ये तो रियलिटी है जो हमें दिख रहा है। इसी को दोस्त इन चारों पॉइंट के बेस पे
इसको इतिहास की आर्थिक व्यवस्था का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। किस पे? इकोनॉमिक सिस्टम पे। आए दोस्तों, और इसी को ही कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद भी कहा जाता है, इतिहास की आर्थिक व्याख्या भी कहा जाता है। और दोस्त यही है 4 उसका वेस। लेकिन अब मार्क्सवाद का जो मेन जो थ्योरी है, यानी दोस्त मार्क्सवाद, जिसमें दोस्त कार्ल मार्क्स अब जो बात कह रहा है ये दोनों, अब दोस्त ये कार्ल मार्क्स कह रहा है ये दोनों बातें कि नहीं, इन चारों में तो दोस्त देखा हमने किस तरीके से स्ट्रगल हो रहा है। तो चलिए को फिर से आपको मैं फटाफट रिवाइज करवाऊं ताकि टॉपिक अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले क्या था? आदिम युग। आदिम युग के अंदर क्या था? सब एक बराबर थे, ना दिमाग था, ना घर था, ना परिवार था, ना शादी होती थी, ना स्टेट था, ना जनसंख्या थी। आगे चल के जैसी जनसंख्या बढ़ी तो एक नया युग आ गया। एक नया युग आ गया, कौन सा? दास युग, जहां पे स्लेव्स आ गए। कौन आ गए दोस्त? इस दास को मतलब दोस्त स्लेव्स होता है, ठीक है, दास युग। और दास युग में क्या हुआ दोस्त? 2 वर्ग बट गए, एक तरफ स्वामी और एक तरफ आपके कौन? दास। और इसी कारण से समाज में सभी लोगों ने मिलकर, सोसाइटी में सभी लोगों ने मिलकर अपनी प्रोडक्शन के लिए, अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए स्टेट बना दिया। और दोस्त यहीं पे क्या हुआ? स्टेट का उदय हुआ, तो बर्थ ऑफ स्टेट, राज्य का उदय हो गया यहाँ पे। ठीक है दोस्त, अब इन दोनों में जब संघर्ष हुआ, स्ट्रगल बढ़ा, तो फिर से एक नया क्लासेस, एक नया एरा का बर्थ हुआ। कौन सा एरा? सामंतवादी। दोस्त आप चाहते हो एग्जाम में ऐसे भी फॉर्मेट में, जैसे डायग्राम बना रहा हूं मैं, ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। सामंतवादी में फिर से 2 वर्ग आ गए, 2 क्लासेस। कौन कौन से? जमींदार के अपोजिट में कौन है? किसान है। दोस्तों इसको कॉन्ट्राडिक्शंस कहते हैं हम दोनों के बीच में, है ना। यहाँ पे सामंतवाद युग के अंदर जमींदार और किसान में फिर से स्ट्रगल हुआ और एक नया युग आया। कौन सा? कैपिटलिज्म, यानी कि पूंजीवादी युग। फिर से 2 संघर्ष आ गए, यानी कि स्ट्रगल हुआ। और किन किन बीच में यहाँ पे हो रहा है? 2 कौन कौन से यहाँ पे? 2 सिंपल बात है, एक तरफ है पूंजीपति और दोस्तों एक तरफ है आपका यहाँ पे मजदूर। ठीक है दोस्त, अब यहाँ तक तो देखो पहुंच गया, स्टार्टिंग से लेकर सब बराबर थे। फिर देखो अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो, काल कोई सा भी हो, लेकिन वहां पे वर्ग क्लासेस 2 हैं। आया समझ में? अब ये क्लास इसकी शोषण कर रहा है, ये क्लास इसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, ये इसकी मार रहा है। यहाँ पे कार्ल मार्क्स ये कहने की कोशिश करता है कि चाहे युग कौन सा भी हो, चाहे काल कौन सा भी हो, शोषण तो हर काल में हुआ है, शोषण तो आज भी हो रहा है। अमीर अमीर और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। और अगर दोस्त आप तेज नहीं चले ना, तो सच बता रहा हूं दोस्त, अपनी अस्तित्व के लिए संघर्ष करो, हाथ की कला पहचानो और आज से आगे बढ़ने की कोशिश करो। दोस्त मैं बड़ा प्रभावित था इस कार्ल मार्क्स से, सच बता रहा हूँ दोस्त। मैं दोस्त में कोई टीचर नहीं हूँ, मुझको टीचर समझो, मैं पढ़ना और वीडियो बनाना बड़ा अच्छा लगता है, बस इसलिए पढ़ाता हूँ। आया तो समझ में? एंड इसके बाद क्या हुआ? समाजवादी समाज और साम्यवादी समाज। है अब कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि पूंजीवाद तक तो हमने देख लिया, किस तरीके से लोगों की मार जा रही है, फुलता हुआ, लेकिन अब क्या कहता है कार्ल मार्क्स? सॉल्यूशन देता है, समाजवादी समाज। क्या कहता है ये दोस्तों कार्ल मार्क्स? कि दुनिया के जितने भी मजदूर हैं वो सब एक हो जाए। और एक नारा देता है कि दुनिया के मजदूर एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो, नारा देता है ये कार्ल मार्क्स। और एक होने के बाद क्या करेंगे दोस्तों? समाजवाद का मतलब होता है, समाजवाद का मतलब क्या होता है? समाज में समानता, इक्वलिटी लाना। कहीं ना कहीं दोस्त वो पूरे समाज के अंदर जो मजदूर है ना, और दोस्त जो किसान है, इन सब के अंदर जो रिसोर्सेस है, इन सबको बांटने की बात करता है कि जितने भी रिसोर्सेस अब इन सब में मजदूरों किसानों में बांट दो, पूंजीपति को खत्म करो। ये पूंजीपति जब तक रहेंगे समाज से शोषण नहीं जाएगा। आए तो समझ में? लेकिन इन सभी को करने के लिए एक क्रांति लानी पड़ेगी। और दोस्त इसी को समाजवादी क्रांति कहा जाता है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन कहा जाता है। और दोस्त इसके द्वारा पूंजीपति को खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे पहले 1917 में यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, कहाँ पे? सोवियत संघ में आया था। है नाम सुना है लेनिन का? है नाम सुना है स्टालिन का? सुना होगा भाई, वहीं पे आया था। और दोस्त उसके बाद ही आगे चल के चीन ने, इधर आपका वियतनाम ने, उत्तरी कोरिया ने, क्यूबा ने, और दोस्त इन सब देशों ने अपनाया। आया था समझ में? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि
समाजवाद का मतलब क्या होता है? समाज में समानता लाना, मजदूरों और किसानों की, लेबर्स की सरकार बनाना, पूंजीपतियों का नामो निशान मिटाना, समाज में सब रूप से इक्वलिटी लाना। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो कहता है ना ये समाजवाद के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, सही से सुनना। ये क्या कहता है इसके अंदर कि जो जिसके पास जो योग्यता है, जिसके पास जो कैपेबिलिटी है, वो अपनी योग्यता के अनुसार काम करेगा। जो किसान है तो किसान ही काम करेगा, जो दोस्तों डॉक्टर है, जो मजदूर है तो मजदूर का काम करेगा, जो डॉक्टर है वो डॉक्टर का काम करेगा, जो इंजीनियर वो इंजीनियर का काम करेगा। और उसको जो पैसा मिलेगा उसके काम के अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। दोस्तों जो मजदूर है उसको जितनी मजदूर को मिलती है पैसा, उसको मजदूर के अकॉर्डिंग मिलेगा। और दोस्तों जितना डॉक्टर और इंजीनियर को मिलता है उसको उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। दोस्तों ये पॉइंट थोड़ा अच्छा से होना भी ये जरूरी पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। ये होता है समाजवाद, ठीक है दोस्त। यहाँ पे आया समझ में? समाजवाद के अंदर बस क्रांति लाने की बात की जा रही है कि समाजवाद जब तक रहेगा जब तक पूंजीवाद खत्म ना हो जाए। और तो जैसे ही पूंजीवाद खत्म हो जाएगा, दोस्तों हो जाएगा, ध्यान रखना, हर वर्ड में गा गे गी आ रहा है, इसको फ्यूचर टेंस कहते हैं, जहां पे बात हो जाएगा बट हुआ नहीं है। दोस्तों ये कार्ल मार्क्स कह रहा है, इसी को कार्ल मार्क्स की मार्क्सिज्म थ्योरी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समाजवाद में इसने ये तो कह दिया, हाँ पूंजीवाद खत्म कर देंगे हम और समाजवादी ला देंगे समाज में। समाजवाद का मतलब ही होता है समाज में समाजों की सुनना, गरीबों की सुनना, दोस्त यहाँ पे मजदूरों लेबर को सुनना। इसलिए समाजवाद को सर्वहारा का नाम दिया, सर्वहारा वर्ग। दोस्तों सर्वहारा वर्ग का मतलब होता है सर्वहारा, दुनिया से हारा हुआ बेचारे किसान, मजदूर, लेबर्स, महिलाएं, इन सबको ही सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। और जो इनका शोषण करते हैं उनको ही क्या कहा जाता है? बुजुर्गा वर्ग, बुर्जुइस्ट क्लासेस है दोस्तों, उनके क्या कहते हैं? सर्वहारा वर्ग। थर्ड पॉइंट में जो ये कार्ल मार्क्स सारी बात कह रहा है, अब इसका लास्ट पॉइंट रह गया, वो है साम्यवादी समाज। यहाँ पे बात करते हैं हम साम्यवादी, सबसे लास्ट बात क्या कहता है कार्ल मार्क्स यहाँ पे? कार्ल मार्क्स दोस्तों ये कहता है कि साम्यवाद जहाँ पे कम्युनिज्म सोसाइटी बनाया जाएगा। ये जो पहला है ना, पहला जो पॉइंट हमने पढ़ा था, सबसे फर्स्ट एरा, जब हम टाइम मशीन में बैठ के पहले वाले एरा में गए थे, और फिर से हम उस सिस्टम को इस सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर देंगे। यानी कि दोस्त यहाँ पे ये जो साम्यवादी जो व्यवस्था होगी, इस साम्यवादी व्यवस्था में जो जैसे कि समाजवाद में पूंजीपति को खत्म करने की बात की गई थी, और जो सारे पूंजीपति जब खत्म हो जाएंगे, सभी अमीर लोग खत्म, सब बराबर हो जाएंगे। दोस्त सारे जो समाज में जितने भी रिसोर्सेस हैं वो दोस्तों सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, सब में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। आए तो समझ में? और जब सब बराबर है, सबको कोई खतरा है ही नहीं, तो राज्य का क्या काम, स्टेट का क्या काम? याद करो आदिम युग में क्या स्टेट था? नहीं था ना। तो दोस्त अब कार्ल मार्क्स कहता है यहाँ पे कोई क्लास तो ही नहीं, अब कोई वर्ग तो रहा नहीं, सब बराबर हो चुके हैं। यानी दोस्त अब सोसाइटी क्या बन गई है? क्लासलेस एंड स्टेटलेस, वर्ग विहीन, राज्य विहीन। क्या बन गई है? अरे वर्ग विहीन और राज्य विहीन, राज्य विहीन व्यवस्था, जहां पे ना कोई वर्ग है, ना ही कोई क्लास है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, सब इक्वल है, सब बराबर है। और दोस्त ना ही कोई स्टेट है, ना ही कोई राज्य है। दोस्त ये तो बात होगी साम्यवाद की। यहाँ पे सबसे जो मेन पॉइंट ये कह रहा है ना, याद दोस्त मैंने समाजवादी में आपको बताया था कि जो यहाँ पे काम कर रहा है अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, उसको उतना ही मिलेगा। मजदूर को मजदूरी के अकॉर्डिंग मिलेगा, इंजीनियर और डॉक्टर को उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, है ना। समझ सकते हो आप ये बात? इस पॉइंट में आप क्या बताओगे यहाँ पे? सबसे पहले कि यहाँ पे साम्यवाद में क्या होता है ना, कार्ल मार्क्स ने कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कहने की कि यहाँ पे काम सब अपनी योग्यता, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन आपको मिलेगा जरूरत के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो आप जो इस वीडियो को देख रहे हो, आपके 8 बच्चे हैं, आपके 8 बच्चे हैं, ठीक है, और मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है, ये मेरे 2 बच्चे हैं और आपके 8 बच्चे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? तो मैं अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो भी काम करूंगा, मेरे को उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा जितने मेरे बच्चे हैं या जितनी मेरी नीड है। मेरी नीड 2 बच्चे और मेरी वाइफ के अकॉर्डिंग जो मेरी नीड है वो इतनी नीड है, तो मुझे इतना ही मिलेगा। लेकिन आपके नीड 8 बच्चे की है, प्लस हस्बैंड वाइफ भी है, तो आपको ज्यादा मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये एग्जांपल जो है साम्यवाद के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो, आपको मिलेगा उतना है जितना जरूरत है। अगर ज्यादा मिल गया तो रिसोर्सेज ज्यादा हो जाएगा, और फिर से आप कहीं अमीर बन के गरीबों की ऐसी तैसी ना करो, एक्सप्लोटेशन ना करो, और दोस्त फिर से कहीं पूंजीवादी वर्ग ना आ जाए, शोषण स्टार्ट ना हो जाए। और दोस्त इसको खत्म करने के उसने ये कंसेप्ट दिया। दोस्तों एग्जाम में लिख मत देना भाई, आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये पॉइंट खत्म होता है, और बड़ा भयंकर पॉइंट था इतिहास की आर्थिक व्यवस्था। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बताना, ऐसा कोई डाउट तो रहेगा नहीं। तो चलिए मेरे दोस्त अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? 4th पॉइंट, द्वंद्वात्मक परिवर्तन, डायलेक्टिकल चेंजेस।
दोस्तों थर्ड पॉइंट देखा हमने, आया ना समझ में। अब फोर्थ पॉइंट क्या है ये दोस्त हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था ना हमने, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, उसी का दोस्त थोड़ा सा आगे वाला पॉइंट है हमें द्वंद्वात्मक परिवर्तन। पता है कार्ल मार्क्स क्या कहता है, जो समाज में जो चेंजेस आ रहा है, जो भी हमने देखा, कैसे हिस्ट्री पूरा देख लिया हमने, पूरा स्टार्टिंग में कैसा था, कैसे कैसे चेंजेस आता गया। अब ये कहता है कि हाँ चेंजेस आने में द्वंद्वात्मक डायलेक्टिकल का भी रोल है, कहीं ना कहीं दोस्तों बातचीत के द्वारा होता है। लेकिन ये बातचीत, ये द्वंद्वात्मक जो है ना, ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है, ये किस में, वर्ग में है, क्लासेस में है, स्ट्रगल ऑफ पावर क्लासेस के अंदर है। तो दोस्त इसी की बात को करता है वो, जिसमें चेंजेस लाना है। देखो कैसे, सबसे पहले आदिम युग था, उसके अंदर चेंजेस आके दास युग बन गया, स्लेव वाला युग, फिर वो चेंज हुआ, फिर सामंत वाला युग हुआ, फिर वो चेंज हुआ तो पूंजीवादी युग हुआ, फिर वो चेंज हुआ तो समाजवादी युग होगा, फिर वो चेंज होगा, फिर साम्यवादी युग हो जाएगा। इसको दोस्तों कहते हैं द्वंद्वात्मक परिवर्तन, जहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, एक युग से दूसरे युग में चेंज होता जा रहा है। आया तो समझे, इसको कार्ल मार्क्स कह रहा है, ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, या द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद है ये किसने कहा है दोस्त, कार्ल मार्क्स के देन है, ठीक है। लेकिन दोस्तों द्वंद्वात्मक जो सिंपल थ्योरी है ये हेगल्स ने दिया है, ठीक है। तो द्वंद्वात्मक के साथ भौतिकवाद को जोड़ दिया किसने, कार्ल मार्क्स ने। और भौतिकवाद जब जुड़ जाता है तो वहां पे इतिहास के आधार पे पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम फोर्थ पॉइंट की दोस्त, जो कि हमारा हो गया, ठीक है। अब आते दोस्तों अपने फिफ्थ पॉइंट में। फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, अलगाव की अवधारणा, द कंसेप्ट ऑफ आइसोलेशन है, आइसोलेशन करना। दोस्त आज क्या हो चुका है कि पूरा समाज एक दूसरे से पूरा अलग हो गया है। कैसे हुआ है कि आप खुद सोच के देखना, बड़ा गहरा पॉइंट कह रहा हूं यहाँ पे, अब जो बताने वाला हूं मैं दोस्त। 1844 में एक बुक आई थी जिसका नाम था इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844। ये बुक किसने, कार्ल मार्क्स ने दोस्त, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से पहले लिख दी थी। है तो समझे, इसमें इसने बताया कि आज इंसान चार वेज, किससे मेरे दोस्तों, आज जो इंसान है ना वो चार तरीके से दुनिया से अलग हो गया है। सबसे पहले उत्पादन, प्रोडक्शन से बिल्कुल अलग हो गया दोस्तों। आज एक पूंजीपति पैसे वाले वर्ग क्या करते हैं, जिसको वो काम पे रखे हुए हैं ना दोस्त, जो मजदूर, जो लेबर है, जो किसान है, जिनसे वो काम ले रहे हैं, वो उनसे इतना ज्यादा काम लेते हैं बेचारा वो प्रोडक्शन में ही लगा रहता है और दुनिया से अलग हो जाता है ना दोस्त। यानी कि उसकी वैल्यू अब सिर्फ प्रोडक्शन वाली हो गई है, इंसान वस्तु जैसा हो गया है, गुड्स कमोडिटीज जैसा हो गया है, और वो अपने सहकर्मी से अलग हो गया है, अपने दोस्तों से अलग हो गया है। याद करो जब 12th में थे तो कितने दोस्त, जब स्कूल लाइफ क्या मजा आया करता था, उसके बाद कहाँ दोस्त, कहाँ बातचीत, कोई अपनी दुनिया में मस्त, कोई अपनी जिंदगी में मस्त, ना बात होती है ना चीत होती है, कोई क्या कर रहा हो क्या नहीं कर रहा हो कुछ पता है। यानी दोस्त आजकल समय ऐसा है ना कि जिंदगी को बचाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, इस पेट को चलाने के लिए, घर की हेल्प करने के लिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक करने के लिए दोस्त आज ये इंसान की ये हालत हो गई है। अमीर तो अमीर होता जा रहा है, लेकिन दोस्त ये अमीर की एक चाल है जिन्होंने ऐसी कंडीशन बना रखी है। और आज बेचारे जो गरीब है उनको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है दोस्त। हम सब ये गरीबी में आते हैं भाई, आए तो समझ में। और प्रकृति, हम अब नेचर से अलग हो चुके हैं भाई। किसके पास कितना टाइम है, नहीं आज चलेंगे घूमने, आज जाएंगे भाई हम बीच के पास बैठेंगे, आज जाएंगे नदी किनारे, समुद्र किनारे बैठेंगे। हम बिल्कुल दोस्त प्रकृति से अलग हो गए। आज इंसान जरूरत के मौके पे भगवान को भी याद करता है। आजकल कुछ ऐसे इंसान भी हैं मैंने अपनी जिंदगी में मस्त है। तो कहीं ना कहीं अपने आप से भी हम अलग हो गए। कौन सा ऐसा इंसान है, सोचो। जब मैं आपको बोल रहा मैंने सोचूं, तो आप सोचोगे पता किसके बारे में, कभी अपने गर्लफ्रेंड के बारे में, कभी बॉयफ्रेंड के बारे में, कभी माता पिता, कभी भाई बहन, कभी रिश्तेदार, कभी ये, कभी दोस्त, कभी यार है। क्या आपने अपने बारे में सोचा? जब मैंने बोला सोचा तो। और जो इंसान जो अपने बारे में नहीं सोचता वो घंटा कुछ नहीं कमाड़ पाएगा इस दुनिया के अंदर। इसलिए कहता हूँ भाई, रोज करो मौज करो, ना मिले तो खोज करो भाई। जहां तक हो सके अपने बारे में सोच के पहले अपने आप को एक स्टैंड पे लेकर आओ। जब तक आपकी एक पोजीशन नहीं बनेगी ना, जब तक कुछ नहीं कर पाओगे। और तो जिसके पास जनता दुनिया उसकी सुनता, पावर चाहिए, इकोनॉमिक पावर दुनिया पे उसी का राज होता है जिसके पास इकोनॉमिक पावर होती है। तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी मेरे ख्याल से आप तो आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे आप, मैं जानता हूँ अगर आपने उससे पूरी वीडियोस देख ली है मेरी ये वाली तो। और दोस्त इसी को दोस्त अपने आप से भी कटना कहा गया। यानी कि दोस्त हम चार तरीके से कट चुके हैं, उत्पादन से कट चुके हैं, सहकर्मी से कट चुके हैं। बहुत बड़ी बात है भाई, उत्पादन से कट जाना, सहकर्मी से कट जाना, प्रकृति से कट जाना, अपने आप से कट जाना ही कट जाना। दुनिया की आज ताजी पड़ी पड़ी है। और दोस्त ये कार्ल मार्क्स कह रहा है, यानी कि आइसोलेशन हो चुके हैं हम, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। दोस्त पूरे कार्ल मार्क्स की थ्योरी में से एक क्वेश्चन अलग से उठ के आ सकता है कि कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ क्लास स्ट्रगल। आपको इसके बारे में बताना पड़ जाएगा। तो अभी तक हमने क्या देखा,
शुरुआत से जो युग था पूरा डिस्क्राइब कर देना दोस्तों, पूरा डायग्राम बना देना यार, जो जो पूरा बताया हल्के में लगा रहा है क्या टीचर आप सबको आया तो समझ में। अब यहाँ पे आप क्या बताओगे वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के अंदर कि किस तरीके से इंसान अपने इतिहास के स्टार्टिंग काल में दो वर्ग में बटा हुआ है, एक शोषक और एक शोषित। एक वो जो शोषण करने वाला है और एक वो जिसका शोषण हो रहा है, जिसका एक्सप्लोटेशन हो रहा है। क्लियर दोस्त, चाहे कोई सा भी युग हो, ये सब हमने पहले समझ लिया। हमने देखा दोस्तों आदिम युग में सब बराबर थे, प्रिमिटिव एजेस में सब बराबर, उसके बाद दास युग आया ऐसे की तैसी है, सामंत युग आया फिर से ऐसे की तैसी, पूंजीवादी युग आया फिर से ऐसे की तैसी। अब जाके कार्ल मार्क्स कहता है कि समाजवाद आ जाएगा तो सब इक्वल हो जाएंगे, और सब इक्वल हो जाएंगे तो साम्यवादी ला देंगे हम, जहाँ पे राज्य खत्म कर देंगे, स्टेटलेस, और स्टेटलेस के बाद वर्गलेस यानी कि दोस्तों क्लासलेस सोसाइटी बना देंगे हम। आया तो सुनने, तो इस तरीके से दो वर्ग में पूरा समाज बटा है। हमेशा इतिहास उठा के देख लो, आज भी तो वही है ना भाई, देख सकते हो आप। नेक्स्ट है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो मैं हूं ठीक है, मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूं, मुझे 8 घंटे काम पे बोला जाता है कि 8 घंटे तुम्हें काम करना है और मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। ठीक है, 10,000 रुपये दूंगा, वो ऐसा कहता है जो फैक्ट्री का मालिक है। अब वो मुझसे वो 12 घंटे 16 घंटे काम ले रहा है, लेकिन वो मेरे को सैलरी सिर्फ 10,000 रुपये ही दे रहा है। जो अतिरिक्त पैसा, जो मेरी सैलरी से ज्यादा पैसा हो रहा है मेरे ज्यादा काम करने से, ज्यादा घंटे देने से, वो मुझको नहीं दे रहा, वो अपने जेब में डाल ले रहा है। इसी को तो दोस्त एक्सप्लोटेशन कहते हैं। और दोस्त अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत यही है। आया था समझ में। क्या आपका सर्वहारा क्रांति, प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन। सर्वहारा मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, मजदूर किसान सारे दुनिया जितने भी ये शोषित जो वर्ग है, ये वाली जो क्लासेस है, उसको ही कहते हैं हम क्या, प्रोलेटेरियन। अब यहाँ पे क्या होगा कि सभी सर्वहारा, जो सबसे हारा है अब वो सब मिल जाएंगे और पूंजीपति कैसे कैसे करेंगे। सर्वहारा वर्ग की क्रांति से कहा गया जब मजदूर किसान इन पूंजीपतियों के खिलाफ एक क्रांति करेंगे। समाज के सभी रिसोर्सेस, सोसाइटी के सभी रिसोर्सेस, जो प्रोडक्शन के साधन है, जो प्रोडक्शन के रिसोर्सेस, उन सब पे अपना कब्जा कर लेंगे। और राज्य पे जब इन सभी सर्वहारा वर्ग का, इन सभी किसान मजदूरों की सरकार स्थापित हो जाएगी और पूंजीपतियों का नामो निशान तक मिटा दिया जाएगा। इसी को दोस्त सर्वहारा क्रांति का नाम दिया गया। और जब ये हो जाएगा तो साम्यवादी आएगा। दोस्त साम्यवादी समाजवाद के बाद आएगा। समाजवाद में स्टेट होता है ताकि पूंजीपति को खत्म किया जा सके, और जब सारे पूंजीपति खत्म, सारे क्लासेस खत्म, तो जब साम्यवादी में आते हैं, हम कम्युनिज्म में आते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, स्टेटलेस सोसाइटी बन जाती है, क्लासलेस सोसाइटी बन जाती है। और दोस्त ये होता है हमारा लास्ट पॉइंट। ये सभी के सभी जो 1 से लेकर 9 पॉइंट बताया मैंने आपको, ये सब के सब मार्क्सवाद के केंद्रीय विचार हैं भाई। केंद्रीय विचार के बाद सबसे लास्ट आता है हमारा मार्क्सवाद की आलोचना। तो अब तक तो कार्ल मार्क्स ने दुनिया की फाड़ी, अब कार्ल मार्क्स की दुनिया फाड़ देगी क्या, मतलब दोस्त अब बात करने वाले हम आलोचना की, क्रिटिसाइज की। तो सब क्या होगा कि कार्ल मार्क्स की जो आलोचना की जाती है वो इस बेस पे सबसे पहले मैकाइवर कर रहा है। मैंने दोस्त हमेशा बताया आपको, सबसे पहले थिंकर्स का नाम जरूर डालना भाई हर चीज के अंदर, तभी मार्क्स मिलेंगे आपको। ऑनर्स के स्टूडेंट खास करके ध्यान रखना, ठीक है। मैकाइवर क्या कहता है कि राज्य को बनाने का मेन कारण सिर्फ शोषण नहीं है, क्योंकि कार्ल मार्क्स यहाँ पे क्या कह रहा था कि जब शोषण बढ़ता गया तो जो दास लोगों ने मिलकर राज्यों को बनाया था ताकि उनको सुरक्षा मिल सके, यही तो था। लेकिन दोस्त इसने, कार्ल मार्क्स ने जो कहा कि राज्य को या स्टेट को बनाने का जो मेन कारण था वो शोषण था, तो दोस्त मैकाइवर ऐसा कह रहा है कि नहीं, सिर्फ यही नहीं था, ये तो था बट यही नहीं था। इसने कहा कि जो नहीं होते, जो कबीले होते हैं, कबीले वगैरह, उन सब ने न्याय की भावना के साथ, अगर राज्य होगा तो सभी के साथ जस्टिस होगा, न्याय के लिए बनाया गया था। अगर राज्य नहीं होगा तो सुनेगा किसकी, इसके साथ कोई जस्टिस नहीं हो पाएगा। तो जस्टिस के लिए न राज्य को बनाया गया है, ना कि शोषण के कारण राज्य को बनाया गया है, सिर्फ ये मैकाइवर कह रहा है। दोस्तों प्लेटो, अरस्तु, इनका ये मानना है कि राज्य जहाँ नहीं होगा ना, वहाँ पे अनार्किज्म होगा, मतलब अराजकता फैल जाएगा। और दोस्तों इस अराजकता का मतलब होता है जहाँ पे राज्य नहीं होता, और वहां पे जिसकी लाठी उसकी भैंस। दोस्त पैसे वाले या तो जो अमीर लोग हैं वो तो बेचारे ऐसे मार देंगे सब लोगों को, है दोस्त। राज्य ना होना ये तो बहुत दिक्कत की बात है। और जरा सोच के देखो भाई एक बार, राज्य को ही खत्म कर देंगे, कभी ऐसा हो सकता है? सभी नेता खत्म, क्या हम कभी, जो पूंजीपति हैं, जो पैसे वाले वर्ग दोस्तों, कभी भी खत्म हो सकते हैं? दोस्त
मेरा जो यहाँ पे मानना है, देखो मैं उनके पक्ष में भी नहीं हूँ विपक्ष में भी नहीं, फेवर ना अनफेवर, जो आज अमीर बने हुए हैं कुछ ऐसे अमीर हैं जो अपने बपोते के कारण हैं, बाप दादा की जमीन जायदाद बहुत सारा है, पहला। दूसरा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रातों रात अमीर बनने लॉटरी लग गई। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी मेहनत के बल पे अमीर बने हैं, तो अमीरी का भी कुछ अलग कारण है। फोर्थ, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों का सिर्फ शोषण करके ही अमीर बने, तो अलग अलग बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अमीर बनने का भी कुछ अलग कारण है, ठीक है दोस्त। और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि हम सभी अमीरों को संपत्ति छीन ले, घर में घुसे चक्कू मारे और संपत्ति छीन ले और गरीबों में बांट दे, कैसा हो सकता है। इसी कारण से दोस्त कौन है, कार्ल पॉपर, तो थिंक करें। कार्ल पॉपर ये कहता है कि शराब की पुरानी बोतल में, है ना, कोई शराब की पुरानी बोतल है और उसके अंदर हम नया नया दारू डाल रहे हैं, है ना। अगर न्यू अल्कोहल उसमें डाल देंगे हम, बोतल तो पुरानी है ना भाई, क्या फायदा। अब दोस्त यहाँ पे क्या कहता है ये कार्ल पॉपर कि जो बात कह रहा है कार्ल मार्क्स, दोस्त वो टोटल क्या है, काल्पनिक है। यानी कि वो उसको इमेजिनेशन कर सकते हैं, हाँ स्टेट खत्म हो जाएगा, सबको बराबर दिया, जिसके बच्चे होंगे उतना ही उसको दिया जाएगा, ये सारी बात बस सोचने वाली बात है, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। और जो समाजवाद समाजवाद तो चलो कहीं कहीं आया, लेकिन साम्यवाद हाउ इट कैन बी पॉसिबल, दोस्तों पॉसिबल लगता है आपको ये है? कहीं पे भी स्टेट खत्म हो सकता है, नथिंग एल्स। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस तरीके से इसकी आलोचना भी की जाती है। टॉपिक आपने पूरे समझ लिया है भाई, आलोचना तो अपने आप पूरा बनाकर लिख डालोगे कि मेन बात क्या है, और जो जो अभी नहीं हो पाया उसके बेस पे इसकी आलोचना करना, 2-3 थिंकर्स का नाम है याद रखना। और दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक कार्ल मार्क्स। तो सबसे पहले बताना चाहता हूं, अब तक का जो मैंने टॉपिक बताया, जो पढ़ाया, जो समझाया, तो वो मैंने अपने नोट्स से बताया, दोस्त अपने शब्दों में आसान लैंग्वेज में मैं नोट्स लिखा है मैंने आप सबके लिए, मार्केट में रिलीज हो चुकी है, दिखाना चाहता हूं आप सभी वो नोट्स। इस नोट्स में दोस्त बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का पूरा, चाहे बच्चा रेगुलर में हो या एनसीईआरटी में हो या डीएसएल के अंदर हो, पूरा नोट्स दोस्त मैंने अपने शब्दों में आसान लैंग्वेज में विद डायग्राम के साथ समझाया है। बच्चा पढ़ ले तो अच्छे मार्क्स से पास होने की गारंटी मैं देता हूँ दोस्त। टीचर भी समझ जाएगा बच्चा कहीं से पढ़कर आया है। सबको मैं बताना चाहता हूँ भाई यहाँ पे कि अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, लाइफ में कुछ करना है, तो अभी से बड़ा करो और पढ़ो ऐसा कि जिंदगी में लोग जब कोई पूछ लेना भाई बता भी सको। आया तो समझ में, अगर बेस क्लियर है तो आगे दोस्त कोई दिक्कत नहीं आने वाला लाइफ के अंदर। तो इस तरीके से हमारे पूरा चैप्टर आज के खत्म होता है। दोस्त कैसे लगी आपको ये वीडियो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हो तो दोस्त manish.com पे जाके मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों दिल में जो आपकी भावनाएं पूरे कमेंट बॉक्स में बताना, लाइक करके मेरे उत्साह को बढ़ाना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊं। और दोस्त कोई गलती हो गई हो, कुछ कहने बोले समझाने का तरीका थोड़ा पता होता है तो मुझे माफ करना है। जय हिंद, जय भारत।